Hello student, welcome to ASR NCRT Decoder. So today we are going to proceed that chapter number 13 of class 12th. सबसे पहले आप सारे लोग NCRT के साथ और अपने मार्कर के साथ बैठ जाएं। आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जो सेंटेंसेस हैं वो डायरेक्टली आपके मेडिकल एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं। कुछ स्पेशल डेटा है आपके बुक में जो आपके एग्जामिनेशंस में हेल्प करेगा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अगर आप अपने आंसर में करते हैं तो इससे आपके आंसर का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है, आपके आंसर्स में मार्क्स अच्छे आने लग जाएंगे, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि हमारा सॉयल था, टेम्परेचर था, वाटर था, लाइट था, है ना। तो इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट तो हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि इसके तरफ से रिस्पॉन्सेस क्या है एबायोटिक फैक्टर्स के लिए। तो रिस्पॉन्सेस की अगर हम बात करें तो 3 तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होता है कॉन्फॉर्मर, सेकेंड ऑर्गेनिज्म होता है रेगुलेटर एंड थर्ड होता है पार्शियल रेगुलेटर। सो क्या फ़र्क है इन लोगों में, आप देखेंगे आपको जो यहाँ पे ग्राफ नज़र आ रहा है, ग्राफ में एक्सटर्नल लेबल एंड इंटरनल लेबल दिया हुआ है। जो रेगुलेटर्स हैं वो बैलेंस्ड हैं, कहने का मतलब है उनकी ना ही कभी ग्रोथ हुई है ना ही कभी डीग्रोथ हुई है। कहने का मतलब ये हुआ कि उनका जो हमेशा रेगुलेशन रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, या तो उनका टेम्परेचर जो एक्सटर्नल टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हाई है या फिर लो है ना। जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कॉन्फॉर्मर्स कहलाते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो उनको क्या करना होगा, उनको फिर प्रॉपरली स्लीप लेना होगा, इधर विंटर स्लीप और समर स्लीप। ठीक है। नेक्स्ट इज पार्शियल रेगुलेटर। तो पार्शियल मतलब आधे, रेगुलेटर मतलब खुद की बॉडी को मेंटेन कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी इन्वायरमेंट में रह रहे हों बट सर्टन केस में वो उस जगह को थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं, लाइक वो माइग्रेट कर जाते हैं, फिर फेवरेबल कंडीशन आने के बाद वो रिटर्न हो जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाएगा पार्शियल रेगुलेटर। So here one line is important. Organisms should try to maintain the consistency of its internal environment and this process is called homeostasis. हमें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योस्टैटिस बोलते हैं। अब बात है कि हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखते हैं। सर्दी के समय में जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो ठंडा होने लग जाती है पूरी, तो हमारी बॉडी जो है वो कांपने लग जाती है और सीवर करने की वजह से हमारा जो बॉडी है वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है, हीट क्रिएट करता है। जो हमारे बॉडी के आसपास एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे, उनके वाइब्रेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो हमारे बॉडी को गर्म रखती है और हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। अनदर इज़ वॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आपके बॉडी से स्वेट आने लग जाएगा, पसीने आने लग जाएंगे और फिर जब पसीने का जो इवापोरेशन होगा तो उससे आपको कूलिंग इफ़ेक्ट मिलेगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। तो सबसे बड़ा रोल हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हमारा हार्ट का भी है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो कैसा है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 4 चैम्बर्ड हार्ट कहने का मतलब हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होते हैं, है ना। तो हमारे बॉडी में इसलिए हम लोग होम्योस्टैटिस हैं। लेकिन बात अगर किया जाए वैसे ऑर्गेनिज्म का जिनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट हो या 3 चैम्बर्ड हार्ट हो, तो उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं, इसलिए उनकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाती। चलिए बात करते हैं रेगुलेटर की। सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टैसिस बाय फिजियोलॉजिकल सम टाइम बिहेवियरल ऑल्सो मीन्स विच इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, लाइक वी, हमारा कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। Okay, next is all birds and mammals and a very few lower invertebrates. This is very important thing, very few layer invertebrates. Okay, now here what is that?
Invertebrate species are included capable of such regulation, thermoregulation and osmoregulation. Evolutionary biologists believe that success of mammal is largely due to the ability of maintain constant body temperature. So this is very important thing, you may underline it all. तो कह रहा है कि हम mammals जो इतना सक्सेस किए हैं इसके पीछे रीज़न सिर्फ हमारा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है. And thrive whether दे लिव इन अंटार्कटिका एंड सहारा डेजर्ट. कहने का मतलब हम कहीं भी रहें हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन है, चाहे हम बहुत सर्दी वाली जगह पे रह रहे हों या बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे रह रहे हो. द मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट मैमल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर सिमिलर टू द वन दैट वी ह्यूमन यूज. वी maintain a constant body temperature of 37 degrees C in summer. When outside temperature is more than our body temperature, we sweat profusely. हमारे body temperature से बाहर का temperature बहुत ज़्यादा है, हम लोग पसीने बहाने लग जाते हैं. ठीक है. The resulting evaporative cooling similar to what happened with the desert cooler in operation. Same thing जैसा desert cooler में हम लोग fill करते हैं. Even though in winter when the temperature is much lower than 37 degrees C, हम 37 degrees C means हमारा body temperature, अगर हमारे body टेम्परेचर से बाहर का इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो गया है तो वी स्टार्ट सीवर, हम लोग कांपने लग जाते हैं. तो सीवरिंग क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच प्रोड्यूसेस हीट एंड रेज बॉडी टेम्परेचर. प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल temperature. Okay, so this is all about the regulators, especially all birds and a mammal. And the important point is few lower vertebrates also involved in that. Now come to the conformer. An overwhelming majority, 99% of the animal and nearly all plant cannot maintain the constant internal temperature. So underline this one, this is very important, that 99% majority. Okay, so in medical examination the question always asks like this only, majority minority type से questions पूछे जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है. मैक्सिमम जो होंगे वो क्या होंगे? कॉन्फॉर्मर होंगे. द बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट temperature. In aquatic animal, the osmotic concentration of the body fluid change with that of ambient air, water osmotic concentration. तो इस तरह के एनिमल और प्लांट्स को सिंपली कॉन्फॉर्मर्स बोला जाता है. ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाएंगे, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन में बॉडी फ्लूइड्स जो है उनमें उनको भी कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे, इनका वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को भी उनको बैलेंस करने में प्रॉब्लम होने लग जाता है, तो दे आर नोन एज कॉन्फॉर्मर. Considering the benefit of constant internal environment of the organism, we must ask why this conformer had not evolved to become regulator. अब क्वेश्चन पूछा जाए कि ये लोग रेगुलेटर क्यों नहीं है? सिंपल आंसर, बिकॉज उनका ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है. ओके, now come here, thermoregulation is energetically expensive for many organism. thermoregulation अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये अगर पूछा जाए एनर्जी वाइज तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत एटीपी खर्च करना पड़ता है और इतनी ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. Okay, so heat loss or a heat gain is a function of surface area. This is very important thing, you please underline this all, कि surface area पे depend करता है heat loss कैसा होगा और heat gain कितना होगा. Since a small animal have a larger surface area relative to their volume, अपने वॉल्यूम के हिसाब से छोटे एनिमल का जो surface area है वो ज़्यादा है, तो फिर उनसे क्या होगा? बहुत ज़्यादा heat lose हो जाएगा. They tend to lose body heat very fast when it cold outside. बाहर सर्दी होगी, उनके बॉडी से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिलीज आउट होगा, उनकी बॉडी बहुत जल्दी ठंड पड़ जाएगी और उनकी डेथ हो जाएगी. देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म. अब उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा. यही रीज़न है कि सर्दी वाले जगह पे कभी भी आपको छोटे एनिमल देखने नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगर छोटे एनिमल होंगे उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट लॉस होगा बॉडी से, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा अपना एटीपी लूज़ करना पड़ेगा अपने आप को ज़िंदा बचाए रखने के लिए. तो सर्दी वाले जगह पे कैसे एनिमल मिलते हैं? लार्ज एनिमल मिलते हैं. During the course of evolution, the cost and benefit of maintaining the constant internal temperature are taken into consideration. कुछ स्पीसीज हैं जिन्होंने एबिलिटी को बनाया है रेगुलेट करने के लिए, लेकिन एक लिमिटेड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन तक, उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. मतलब कहने का मतलब है कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक फिक्स टेम्परेचर तक अपने आप को वहाँ बनाए रख सकते हैं, उसके बाद फिर उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. If the stressful external conditions are localized or remain only for a short duration, the organism has two other alternatives for survival.
अगर अचानक से ऐसा टेम्परेचर हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी, तो उनके पास दो तरीके हैं। सो व्हाट्स द न्यू वन? दैट इज माइग्रेट। तो क्या था, ऑर्गेनिज्म के पास दो अल्टरनेटिव थे सर्वाइवल के। अब वो क्या क्या है हम लोग वो देखने जा रहे हैं। माइग्रेट जो है वो क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव कर जाता है टेम्परली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टेम्परली फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया। वहाँ पे जहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट इनको मिलेगा, जहाँ ये सर्वाइव कर पाएंगे, वहाँ ये चले जाते हैं। एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर, और वापस आ जाते हैं जब उनका पीरियड ओवर हो जाता है। ठीक है, अगर ह्यूमन एनालॉजी में बोला जाए तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे दिल्ली से शिमला जा रहा है इंसान गर्मी के समय में, और वापस गर्मी खत्म होते ही रिटर्न आ जाए। ठीक है, पर्टिकुलरली बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया। एवरी विंटर द फेमस नेशनल पार्क भरतपुर इन राजस्थान होस्ट thousands of migratory birds coming from साइबेरिया। साइबेरिया से राजस्थान आने वाली बहुत सारी चिड़ियाँ जो हैं वो अपने हॉस्पिटेबल एरिया में आती हैं, राजस्थान आती हैं और वापस अपने बच्चों के साथ साइबेरिया रिटर्न हो जाती हैं। ठीक है, नाउ कम टू द सस्पेंड। अब इनके पास तो दो तरीका था, पहला हमने पढ़ लिया माइग्रेशन, सेकेंड हमें क्या पढ़ना है, सस्पेंडेशन। ओके, तो इन बैक्टीरिया, फंगी एंड लोअर प्लांट वेरियस काइंड्स ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर आर फॉर्म्ड which help them to survive unfavorable condition. These germinate on availability of suitable environment. कहने का मतलब है बैक्टीरिया, फंगी और लोअर प्लांट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने सेल के आसपास एक स्पोर वॉल बना लेते हैं, जो उनके स्पोर को अपने अंदर बंद किए रखता है। जब भी सर्वाइव करने के लिए फेवरेबल कंडीशन आएगा वो जर्मिनेट करेंगे, और जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है उस वॉल के अंदर स्पोर जो है वो बंद रहेगा। These germinate on the availability of suitable environment. In higher plant, seed and some other vegetative reproductive structure serve as mean to tide over period of stress beside helping in dispersal. ठीक है, हायर प्लांट्स में भी हम लोग देख सकते हैं हमारा जो सीड है उसके अंदर वाइबिलिटी होती है, नए प्लांट को जन्म देने की कैपेबिलिटी होती है, और वो जो सीड है वो अपने अंदर वो टेंडेंसी लिए बंद रहता है जब हम उसको ज़मीन में डालते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आता है। जैसे मान लो कि बरसात के समय में हमें वो सीड को ज़मीन में बोना है, तो उस समय फिर वो पौधा लाता है ना, उसके पहले क्या है, उस टेंडेंसी को पैक किया रहता है अपने अंदर। दे जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन। जैसे जैसे अंडरलाइन किया हुआ है आप लोग बिल्कुल उसी तरह से मार्क कर लेंगे, ये आपको आगे एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो क्वेश्चन है कि किस तरह से वो कब जर्मिनेट करेंगे, जब उनका फेवरेबल कंडीशन आएगा। फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या होना चाहिए, तो मॉइस्चर मिलना चाहिए, उनको वैसा सुटेबल टेम्परेचर मिलना चाहिए। दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब बोला जाए कि जो सीड है वो सीड को जो आप ज़मीन के नीचे लगाते हो तो उसमें से प्लांटलेट आ जाता है, लेकिन जब आप सीड को स्टोर करके रखते हो तो नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाता है जब वो सीड के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको हम लोग मिट्टी के अंदर बोते हैं तो उनकी जो स्टेट ऑफ डोरमेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। सो व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ डोरमेंसी? तो कहने का मतलब बीज जो है वो अपने अंदर सीड जो है वो अपने अंदर प्लांट के लाइफ को बंद करके रखा हुआ है, दैट इज़ डोरमेंसी। ओके, सीड का स्लीपिंग टाइम है वो, लेकिन बोने के बाद वो डोरमेंसी टूटती है और फिर पौधा जो है वो बाहर आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्लांट हार्मोन्स तो इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं ही, लेकिन ओवरऑल बोला जाए तो ये भी एक तरीका है प्लांट को अपने सारे स्पोर्स को प्लांट जो है वो एक जगह बंद करके रखता है। ओके, इन एनिमल द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट माइट अवॉइड स्ट्रेस बाय स्केपिंग इन टाइम। अब बात है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना जो वो भाग नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई नहीं कर सकते, उतनी दूर जा नहीं सकते, तो अब वो क्या करेंगे, तो वो टाइम स्किप कर देंगे, टाइम का लैप ले लेंगे। कैसे लेंगे, हम लोग एकदम फेमिलियर हैं हाइबरनेशन के लिए, और वो जो होता है कब, जब भी स्नेल्स या फिशेस जो हैं वो एस्टिवेशन में जाते हैं, समर में जो होता है कुछ कुछ
हीट के प्रॉब्लम से, डेसिकेशन के प्रॉब्लम से अपने आप को छुपा लेते हैं। तो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन के बारे में हम लोग बड़ी आसानी से जानते हैं, है ना। जब भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई सो लिया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई सो लिया। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, आपने मेढक या सांप को कभी भी बहुत ज़्यादा सर्दी वाले समय में नहीं देखा होगा, बहुत तेज़ गर्मी में नहीं देखा होगा। उन्हें कब देखते हो? जब बरसात स्टार्ट हो जाती है तब, है ना। तो उनका फेवरेबल कंडीशन है। जब उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो वो अपने आप को स्केप कर देते हैं, उस टाइम से वो लैप ले लेते हैं। ओके। Under unfavorable condition, many zooplankton species in a lake and ponds are known to enter in diapause, a state of suspended development. Underline कर लीजिएगा, diapause is very important thing. Diapause को आप hibernation से relate कर सकते हो, लेकिन ये actually में बहुत छोटे zooplankton हैं जो अपने आप को जो gap में ले जाते हैं, escaping time पे ले जाते हैं, उनको एक particular नाम दिया गया है diapause. Okay, so here some we discussed about it. आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको अंडरलाइन करना है, एक दो बार आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। देन यू सी आपको करना क्या है कि आपको जब ये पढ़ लेते हो एक सेट बनाना स्टार्ट करो, सॉल्व करना शुरू करो जो भी आपके मेडिकल के पेपर्स हैं, इधर आपके बोर्ड के जो पेपर है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको देखो कि आप कितना कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप चाहोगे कि पूरा का पूरा बुक हम एक बार में कर लेना तो वो कभी नहीं हो सकता है। आपको उसको करने के लिए क्या करना होगा, छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाने होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स पे कमांड क्रिएट करना होगा, तब जा करके ओवरऑल आपका कमांड हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट द एडेप्टेशन वी विल लर्न इन अ लेटर वीडियो। थैंक यू।